नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर संदीप सिंह सीरीज राजनीति की समझ के एपिसोड 04 में। आज हम चर्चा करेंगे सरकार के गठन पर, वो भी खास तौर पर केंद्र सरकार और बिहार सरकार के संदर्भ में। हम जानेंगे कि केंद्र और राज्य स्तर पर सरकार कैसे बनती है, इसमें क्या समानताएं और अंतर हैं, और बिहार में गठबंधन सरकारों का क्या महत्व है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य ये समझाना है कि सरकार कैसे बनती है, किस प्रक्रिया से ये सत्ता हासिल करती है और उसका गठन किस प्रकार होता है। सरकार का गठन चुनावों के माध्यम से होता है और ये नागरिकों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा संचालित होती है। ये अध्याय ये भी बताता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के विभिन्न अंग कैसे काम करते हैं और ये अंग किस तरह से समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। सरकार का गठन चुनावों के माध्यम से होता है। चुनाव एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें नागरिक अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार रखते हैं। चुनावों में उन उम्मीदवारों को चुना जाता है जो नागरिकों की समस्याओं और जरूरतों को समझते हैं और उन्हें हल करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। भारत में हर 5 साल में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होते हैं जिनमें नागरिक अपने नेताओं को वोट देते हैं। ये चुनाव संसद और राज्य विधानसभाओं के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए होते हैं। ये चुने गए प्रतिनिधि फिर मिलकर सरकार का गठन करते हैं। सरकार का गठन कैसे होता है? सरकार का गठन एक जटिल और संवैधानिक प्रक्रिया है जो देश के राजनीतिक ढांचे, संविधानों और चुनावी प्रणाली पर निर्भर करती है। विभिन्न देशों में सरकार के गठन की प्रक्रिया अलग अलग होती है, लेकिन मूल सिद्धांत लगभग समान होते हैं। भारत के संदर्भ में सरकार का गठन संविधान द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के आधार पर होता है, जो लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखता है। 1. सरकार का स्वरूप। भारत में सरकार का गठन संसदीय प्रणाली पर आधारित है, जिसमें कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, विधायिका, लेजिस्लेचर और न्यायपालिका, जुडिशरी, तीनों शाखाएं अलग अलग कार्य करती है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में सरकार केंद्र और राज्य स्तर पर गठित होती है। 1. केंद्र सरकार ये पूरे देश के प्रशासन, कानून और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होती है। ये भारतीय संसद, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करती है। 2. राज्य सरकार ये प्रत्येक राज्य के अंदर शासन करती है और राज्यों के लिए संविधान ने अलग से शक्तियां प्रदान की हैं। 2. सरकार का गठन और चुनाव प्रक्रिया। केंद्र सरकार का गठन। भारत में केंद्र सरकार का गठन भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसके गठन की प्रक्रिया चुनाव, संविधान और विधायिका की कार्यप्रणाली पर निर्भर होती है। केंद्र सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थान होते हैं, जैसे राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट भारत का राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी होता है। राष्ट्रपति का चुनाव भारत के नागरिकों द्वारा चुने गए निर्वाचित प्रतिनिधि, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन द्वारा चुना जाता है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन आमतौर पर यह नियुक्ति उस दल के नेता को होती है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त करता है। मंत्रिपरिषद। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जिसमें विभिन्न विभागों के मंत्री होते हैं। मंत्रियों का चयन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है और वे राष्ट्रपति द्वारा शपथ लेते हैं। संसद। पार्लियामेंट भारत की संसद 2 सदनों में बंटी होती है, लोकसभा निचला सदन और राज्यसभा उच्च सदन। लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं और विभिन्न संस्थाओं द्वारा चुने जाते हैं। संसद का मुख्य कार्य कानून बनाना और सरकार की नीतियों की निगरानी करना है। राज्य सरकार का गठन। राज्य सरकारों का गठन भी कुछ चुनाव की प्रक्रिया को निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया जा सकता है। चुनाव अधिसूचना। इलेक्शन नोटिफिकेशन। चुनाव आयोग चुनाव की तारीखें घोषित करता है और उम्मीदवारों के नामांकन के लिए अधिसूचना जारी करता है।
नामांकन नॉमिनेशन उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी दाखिल करते हैं और चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत होती है। मतदान वोटिंग चुनावी प्रक्रिया में जनता मतदान करती है। मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम या बैलेट पेपर के माध्यम से किया जाता है। गणना और परिणाम काउंटिंग एंड रिजल्ट्स मतदान समाप्त होने के बाद वोटों की गिनती की जाती है और परिणाम घोषित किए जाते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण ओथ ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रतिनिधि शपथ लेते हैं और सरकार का गठन होता है। चुनाव प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बिंदु। लोकसभा चुनाव ये चुनाव हर 5 साल में होते हैं, जिसमें 543 सीटों के लिए मतदान होता है। उम्मीदवार सीधे जनता से चुने जाते हैं। राज्य विधानसभा चुनाव ये चुनाव भी हर 5 साल में होते हैं, जिनमें राज्यों के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा चुनाव ये एक उच्च सदन का चुनाव है, जो पक्षों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किए जाते हैं। सत्तारूढ़ दल का गठन और मंत्रिपरिषद का गठन। लोकसभा या विधानसभा चुनावों के बाद सत्तारूढ़ दल सरकार का गठन करता है। जब कोई पार्टी या गठबंधन बहुमत प्राप्त कर लेता है, तो उसे सरकार बनाने का अधिकार मिलता है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चयन उस दल या गठबंधन के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सहयोग से सरकार चलाते हैं। 4. निष्कर्ष सरकार का गठन लोकतंत्र की आधारशिला है और इसका उद्देश्य जनता के अधिकारों की रक्षा करना, समृद्धि लाना और देश के कानूनों और नीतियों का पालन करना है। सरकार के गठन में चुनावी प्रक्रिया, संविधान और संसद विधानसभा के संचालन का महत्वपूर्ण योगदान है। लोकतांत्रिक देश में सरकार का गठन नागरिकों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है, जो जनता के हित में कार्य करते हैं। सरकार का गठन, चुनाव प्रक्रिया और जनप्रतिनिधित्व लोकतंत्र की सफलता और स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2. सरकार के प्रकार। भारत में लोकतांत्रिक शासन के तहत सरकार मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार का गठन भारत की संसद के माध्यम से होता है। इसमें 2 सदन होते हैं, लोकसभा लोकसभा और राज्यसभा राज्यसभा। यहां पर प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री मिलकर देश की नीतियों और कानूनों का निर्माण करते हैं। राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार का गठन राज्य की विधानसभा के माध्यम से होता है। इसमें राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री होते हैं, जो राज्य के विकास और प्रशासन से संबंधित निर्णय लेते हैं। इन दोनों प्रकार की सरकारों के प्रतिनिधि आम जनता द्वारा चुने जाते हैं और वे अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। सरकार के प्रकार। सरकार के प्रकार विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्था और उनके संविधान के आधार पर भिन्न होते हैं। दुनिया भर में सरकारों के विभिन्न रूप होते हैं, जो राजनीतिक और प्रशासनिक संरचनाओं के आधार पर स्थापित होते हैं। मुख्य रूप से सरकार के प्रकार को राजनीतिक प्रणाली, शासन की विधि और शक्ति के बंटवारे के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। भारत में आमतौर पर सरकार के प्रकार को संविधान, शक्ति का वितरण और शासन के तरीके के आधार पर समझा जाता है। निम्नलिखित में सरकार के प्रमुख प्रकार दिए गए हैं। 1. संसदीय प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम। संसदीय प्रणाली एक प्रकार की सरकार होती है जिसमें विधायिका, संसद और कार्यपालिका सरकार एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसमें प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं और ये संसद, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मुख्य विशेषताएं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री की नियुक्ति बहुमत प्राप्त पार्टी के नेता द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री और उनके मंत्री सरकारी नीतियों को लागू करते हैं। विधायिका और कार्यपालिका का संबंध। संसद और मंत्रिपरिषद में घनिष्ठ संबंध होता है। संसद के सदस्य ही मंत्रियों का चुनाव करते हैं। विश्व प्रसिद्ध उदाहरण भारत, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। भारत में संसदीय प्रणाली। भारत में ये प्रणाली संविधान के अनुसार लागू है,
जिसमें राष्ट्रपति देश के प्रमुख होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को सरकार चलाने की शक्ति मिलती है। सरकार की कार्यप्रणाली संसद द्वारा नियंत्रित की जाती है और राष्ट्रपति का कार्य संवैधानिक और औपचारिक होता है। 2. राष्ट्रपतिवादी प्रणाली, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। राष्ट्रपतिवादी प्रणाली में सरकार की कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग होती है। इसमें राष्ट्रपति, जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, सीधे जनता द्वारा चुना जाता है और उसे सरकार चलाने की पूरी शक्ति प्राप्त होती है। मुख्य विशेषताएं। राष्ट्रपति का अधिकार। राष्ट्रपति के पास सरकार की कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्ति होती है, जो सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। विधायिका से स्वतंत्रता। राष्ट्रपति की कार्यपालिका का विधायिका से सीधा संबंध नहीं होता। राष्ट्रपति को स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार होता है। विश्व प्रसिद्ध उदाहरण अमेरिका, ब्राजील, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया। भारत में राष्ट्रपतिवादी प्रणाली नहीं है, लेकिन कुछ अन्य देशों में ये प्रणाली प्रचलित है, जैसे अमेरिका, जहां राष्ट्रपति को शक्तियां दी जाती है, जो संसद से स्वतंत्र होती है। 3. संवैधानिक राजतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। संवैधानिक राजतंत्र में एक राजा या रानी देश का प्रमुख होता है, लेकिन उसकी शक्तियां संविधान और संसद द्वारा सीमित होती है। इसमें सरकार का प्रमुख मंत्री, प्रधानमंत्री होता है और राजा या रानी का कार्य संवैधानिक होता है। मुख्य विशेषताएं। 3. चुनाव प्रक्रिया। चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जिसमें नागरिक अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। भारत में ये प्रक्रिया सार्वजनिक मतदान, पब्लिक वोटिंग के द्वारा की जाती है, जहां सभी नागरिकों को वोट देने का समान अधिकार होता है। लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव में देश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिनिधि चुने जाते हैं। प्रत्येक क्षेत्र को एक लोकसभा क्षेत्र कहा जाता है। इस चुनाव में हर क्षेत्र के लोग अपने उम्मीदवार को चुनते हैं। देश की सबसे बड़ी संस्था लोकसभा है, जिसमें 545 सदस्य होते हैं और ये सभी सदस्य 5 साल के लिए चुने जाते हैं। विधानसभा चुनाव। राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं, जिनमें राज्य के नागरिक अपने क्षेत्र से एक विधायक एमएलए को चुनते हैं। राज्य विधानसभा में निर्वाचित प्रतिनिधि राज्य सरकार के लिए नीति और निर्णय लेते हैं। चुनाव एक प्रक्रिया है जहां जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अपने इलाके की समस्याओं को संसद और विधानसभा में उठाते हैं और उनका समाधान करने के लिए काम करते हैं। चुनाव प्रक्रिया, इलेक्शन प्रोसेस। चुनाव प्रक्रिया किसी भी लोकतांत्रिक देश में सरकार का गठन करने और उसके नेताओं का चयन करने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अवसर देती है। चुनाव लोकतंत्र का मूल आधार है, क्योंकि इसके माध्यम से जनता अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को सरकार तक पहुंचाती है। चुनाव प्रक्रिया हर देश में अलग अलग होती है, लेकिन अधिकांश देशों में ये एक समान चरणों में बंटी होती है। भारत की चुनाव प्रक्रिया, जो एक प्रमुख लोकतांत्रिक प्रणाली के रूप में दुनिया में प्रसिद्ध है, उसके मुख्य चरणों के बारे में विस्तार से बताया गया है। 1. चुनाव की अधिसूचना, इलेक्शन नोटिफिकेशन। चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत तब होती है जब चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा करता है और संबंधित चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। ये अधिसूचना चुनाव के लिए सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करती है, जैसे कि उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया, चुनावी दिनांक, मतदान की प्रक्रिया आदि। 2. उम्मीदवारों का नामांकन, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। चुनाव प्रक्रिया में अगले चरण में उम्मीदवारों को अपना नामांकन दाखिल करना होता है। इस चरण में इच्छुक उम्मीदवार चुनाव आयोग के समक्ष अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत करते हैं। उम्मीदवारों को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना नामांकन दाखिल करना होता है। नामांकन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार को कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं, जैसे कि उनकी पहचान, पार्टी के टिकट, यदि वे किसी पार्टी से हैं, और अन्य जरूरी दस्तावेज। 3. चुनाव प्रचार, इलेक्शन कैंपेन। नामांकन के बाद चुनावी प्रचार शुरू होता है। इसमें उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टियां
अपने विचार, नीतियां और योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करती है। चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवार रैलियां करते हैं, मीडिया में प्रचार करते हैं, होर्डिंग्स, पोस्टर्स, सोशल मीडिया आदि का इस्तेमाल करते हैं। ये चुनावी प्रचार 2 से 3 सप्ताह तक चलता है और चुनावी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। 4. मतदान, वोटिंग। मतदान वो चरण है जब जनता अपने मत का प्रयोग करती है। मतदान के दिन चुनावी स्थल पर मतदाता अपनी पहचान प्रमाणित करके मतदान केंद्र पर जाते हैं। भारत में मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के माध्यम से किया जाता है, जिसे पहले बैलेट पेपर से किया जाता था। हर मतदाता को एक मत देने का अधिकार होता है और वो अपने बिहार राज्य विधानसभा, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, बिहार राज्य विधानसभा, जिसे बिहार विधान सभा भी कहा जाता है, बिहार राज्य का एक प्रमुख प्रतिनिधि संस्थान है। ये एक विधानमंडल का हिस्सा है जो राज्य की विधान पालिका का गठन करता है। बिहार विधान सभा का मुख्य कार्य राज्य सरकार के लिए कानून बनाना, राज्य के बजट को पारित करना और सरकार के कार्यों की समीक्षा करना है। ये विधानमंडल के निचले सदन, लोअर हाउस के रूप में कार्य करता है। बिहार राज्य विधान सभा के प्रमुख तथ्य। 1. संरचना, स्ट्रक्चर। बिहार राज्य विधान सभा का गठन 2 प्रमुख भागों में होता है। विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये बिहार विधानमंडल का उच्च सदन है, जैसा कि संसद में राज्यसभा होता है। हालांकि बिहार में विधान परिषद की मौजूदगी नहीं है, क्योंकि बिहार एक द्व चेंबर्स बाइकैमरल राज्य नहीं है, बल्कि एक चेंबर्स यूनिकैमरल राज्य है। विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, ये बिहार का निचला सदन है। बिहार राज्य विधानसभा में कुल 243 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा मतदान के माध्यम से होता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। 2 सदस्य मेंबर्स, बिहार विधान सभा के सदस्य सीधे चुनावों के माध्यम से चुने जाते हैं। बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों से प्रत्येक क्षेत्र का एक प्रतिनिधि चुना जाता है। विधानसभा के सदस्य जनता द्वारा चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं और उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जब तक कि कोई विशेष कारण, जैसे कि मध्यावधि चुनाव, न हो। 3. विधानसभा का कार्य, फंक्शंस ऑफ द असेंबली। बिहार विधान सभा का मुख्य कार्य राज्य के लिए कानून बनाना, राज्य के बजट को पारित करना और सरकार के कार्यों की समीक्षा करना है। विधानसभा का प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। कानून बनाना। विधानसभा राज्य के लिए विभिन्न प्रकार के कानूनों को प्रस्तावित और पारित करती है। राज्य बजट का अनुमोदन। सरकार का वार्षिक बजट विधानसभा में पेश किया जाता है और सदन उस पर चर्चा करता है और उसे अनुमोदित करता है। निगरानी। विधानसभा सरकार के कार्यों की निगरानी करती है। यदि सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही होती है, तो सदन उसके कार्यों की आलोचना कर सकता है। प्रश्नकाल। विधायक सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, जिससे सरकार को उत्तर देना पड़ता है। ये प्रक्रिया सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए होती है। मंथन और चर्चा। बिहार विधानसभा में हर प्रकार के मुद्दों पर चर्चा की जाती है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मामले शामिल होते हैं। 4. विधानसभा का चुनाव, इलेक्शन ऑफ द असेंबली। बिहार विधान सभा के सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। बिहार में ये चुनाव भारतीय चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। चुनाव हर 5 साल में होते हैं और विधानसभा की सदस्यता के लिए 243 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाते हैं। चुनाव प्रणाली। बिहार विधानसभा के चुनाव पहचान आधारित बहुमत प्रणाली, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, के आधार पर होते हैं, यानी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जो उम्मीदवार सबसे अधिक वोट प्राप्त करता है वही चुनाव जीतता है। 5. विधानसभा का सत्र, सेशंस ऑफ द असेंबली। बिहार विधान सभा का सत्र वर्ष में कई बार होता है। ये आमतौर पर 3 प्रमुख सत्रों में बांटा जाता है। बजट सत्र। ये सत्र फरवरी और मार्च के बीच आयोजित होता है,
जब राज्य सरकार अपना बजट पेश करती है। ओ मानसून सत्र, ये सत्र जुलाई और अगस्त में आयोजित होता है। ओ शीतकालीन सत्र, ये सत्र नवंबर और दिसंबर के बीच होता है। इन सत्रों के दौरान विधायकों द्वारा विभिन्न सरकारी प्रस्तावों और बिलों पर चर्चा की जाती है और पारित किया जाता है। 6. स्पीकर, स्पीकर बिहार विधानसभा का स्पीकर सभा का अध्यक्ष होता है। 4. सरकार के कार्य, सरकार का मुख्य कार्य देश और राज्य की नीतियों का निर्माण करना और उनके सही ढंग से कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना होता है। सरकार के प्रमुख कार्य इस प्रकार है। कानून बनाना, मेकिंग लॉ सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्य समाज के लिए उपयुक्त और सही कानून बनाना है। ये कानून समाज की सुरक्षा, विकास और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। नियमों का पालन, इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज, सरकार न केवल कानून बनाती है बल्कि उन कानूनों और नीतियों का पालन भी सुनिश्चित करती है। इसका कार्य नागरिकों की भलाई और उनकी समस्याओं का समाधान करना होता है। लोक कल्याण, वेलफेयर ऑफ द पीपल, सरकार को जनता के कल्याण के लिए कई योजनाओं और कार्यक्रमों की घोषणा करनी होती है, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, रोजगार और अन्य बुनियादी सुविधाएं। करों का संग्रह, टैक्स कलेक्शन, सरकार द्वारा लगाए गए करों का संग्रह किया जाता है और उस पैसे का उपयोग समाज के विकास में किया जाता है। सरकार के कार्य, फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का मुख्य उद्देश्य समाज के लिए शासन, आदेश और विकास की व्यवस्था प्रदान करना है। किसी भी देश की सरकार का कार्य बहुत ही व्यापक और विविध होता है, क्योंकि इसका उद्देश्य नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करना और राज्य की स्थिरता बनाए रखना है। सरकार के कार्य विभिन्न स्तरों पर होते हैं, जैसे कि कानून बनाना, सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना और आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर ध्यान देना। नीचे सरकार के मुख्य कार्यों का विवरण दिया गया है। 1. कानून बनाना, लेजिस्लेटिंग लॉज, सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्य है नए कानून बनाना और पुराने कानूनों में संशोधन करना। ये कार्य विधान पालिका, लेजिस्लेचर द्वारा किया जाता है, जो संसद या राज्य विधानमंडल के रूप में कार्य करता है। कानून बनाने से सरकार ये सुनिश्चित करती है कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो और समाज में शांति बनी रहे। इसके अंतर्गत सामाजिक न्याय, सरकार ये सुनिश्चित करती है कि कानून सामाजिक समानता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित हो। सुरक्षा कानून, अपराधियों के खिलाफ कड़ी सजा और सुरक्षा नियमों का पालन करना। 2. प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार के प्रशासनिक कार्यों में विभिन्न सरकारी विभागों और कर्मचारियों द्वारा सेवाओं का प्रबंधन किया जाता है। ये कार्य कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री और सरकारी अधिकारी शामिल होते हैं। प्रशासन का उद्देश्य योजनाओं को लागू करना और कानूनों को लागू करना होता है। इसमें निम्नलिखित कार्य शामिल होते हैं: जन सेवाएं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, परिवहन आदि। विकास योजनाओं का क्रियान्वयन, राज्य की आर्थिक और सामाजिक योजनाओं का लागू करना। आपातकालीन सेवाएं, जैसे पुलिस, फायर ब्रिगेड, चिकित्सा सेवाएं, जो किसी आपात स्थिति में काम आती है। 3. न्याय व्यवस्था, जुडिशरी, सरकार का कार्य है ये सुनिश्चित करना कि न्याय का विकेंद्रीकरण ठीक से किया जाए और हर नागरिक को न्याय मिले। न्यायपालिका, जुडिशरी द्वारा ये कार्य किया जाता है। न्यायपालिका का काम है विवादों का समाधान। जब किसी व्यक्ति या संस्थान के बीच विवाद उत्पन्न होता है तो न्यायपालिका उसका समाधान करती है। संविधान की रक्षा, सरकार के कार्यों को संविधान के अनुरूप बनाए रखने के लिए न्यायपालिका की भूमिका अहम होती है। न्याय की सुलभता, न्यायपालिका सुनिश्चित करती है कि हर नागरिक को सस्ता, शीघ्र और सुलभ न्याय मिले। 4. सार्वजनिक नीति, पब्लिक पॉलिसी, सरकार का कार्य यह है कि वो नागरिकों के कल्याण के लिए प्रभावी और समुचित सार्वजनिक नीति बनाए।
ये कार्य राजनीतिक नेतृत्व और कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। इसमें शामिल होते हैं आर्थिक नीति। सरकार ये निर्धारित करती है कि आर्थिक संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाएगा, जैसे बजट, कराधान, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और रोजगार सृजन। शिक्षा और स्वास्थ्य नीति। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में सुधार के लिए नीतियां बनाना। पर्यावरण नीति। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए नीतियां बनाना। 5. सुरक्षा, सिक्योरिटी। सरकार का प्रमुख कार्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ये कार्य सुरक्षा बलों और सैन्य द्वारा किया जाता है। इसमें शामिल है आंतरिक सुरक्षा। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां अपराधों को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है। बाहरी सुरक्षा। रक्षा मंत्रालय और सेना देश की सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। आपातकालीन प्रतिक्रिया। किसी भी आपात स्थिति में सरकार ये सुनिश्चित करती है कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए त्वरित कदम उठाए जाएं। 6. आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सरकार का एक और महत्वपूर्ण कार्य है आर्थिक विकास करना और देश की समृद्धि बढ़ाना। ये कार्य विभिन्न योजनाओं और नीतियों के माध्यम से किया जाता है, जैसे आर्थिक योजनाएं। सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार, निवेश और उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करती है। संरचना विकास। सड़कें, रेल मार्ग, एयरपोर्ट, बंदरगाह और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण और उन्नति करना। वित्तीय प्रबंधन। सरकारी राजस्व और खर्च का सही तरीके से प्रबंधन करना और वित्तीय संतुलन बनाए रखना। 7. सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर। सरकार का कार्य ये भी है कि वो समाज के कमजोर वर्गों जैसे गरीबों, वृद्धों, बच्चों और महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाए। इसमें निम्नलिखित कार्य शामिल होते हैं: गरीबी उन्मूलन, गरीबों के लिए रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। वृद्ध और विकलांग कल्याण, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांगों के लिए विशेष योजनाओं का क्रियान्वयन। महिला और बाल कल्याण, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनके विकास के लिए योजनाओं की शुरुआत। 8. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस। सरकार का कार्य देश के विदेश नीति के माध्यम से अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना है। इसमें शामिल होते हैं विदेश नीति, व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान, सुरक्षा संधियों आदि के लिए अन्य देशों के साथ समझौते करना। वाणिज्यिक संबंध, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना। शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर काम करना। 9. चुनाव प्रक्रिया, इलेक्टोरल प्रोसेस। सरकार का एक अन्य कार्य ये सुनिश्चित करना है कि चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से हों। चुनाव आयोग की देखरेख में सरकार चुनाव कराती है, जिसमें नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों का चयन करने का अवसर मिलता है। निष्कर्ष: सरकार के कार्यों का उद्देश्य समाज की बेहतर सेवा करना, नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना और राज्य की प्रगति को बढ़ावा देना है। ये कार्य कानून, प्रशासन, न्यायपालिका, सुरक्षा, आर्थिक प्रबंधन और सामाजिक कल्याण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित होते हैं। सरकार का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना किसी भी समाज का समुचित विकास संभव नहीं हो सकता। 5. सरकार के विभिन्न अंग। भारत में सरकार 3 मुख्य अंगों में विभाजित है। विधायिका, लेजिस्लेचर। विधायिका वो संस्था है जो कानून बनाती है। भारतीय संसद 2 सदनों में बांटी जाती है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जबकि राज्यसभा में विशेषज्ञ होते हैं। विधानपालिका, लेजिस्लेचर। विधानपालिका, लेजिस्लेचर सरकार का वो अंग है जो कानून बनाता है, कानूनों में संशोधन करता है और सरकारी गतिविधियों की निगरानी करता है। ये सरकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि ये नागरिकों के लिए नियमों और कानूनों को स्थापित करता है, जिनके आधार पर समाज में शांति,
न्याय और व्यवस्था बनाए रखी जाती है। विधानपालिका लोकतंत्र के लिए आवश्यक है क्योंकि ये जनता के प्रतिनिधियों द्वारा बनाई जाती है, जो आम चुनावों के माध्यम से चुने जाते हैं। विधानपालिका के कार्य, फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर। 1. कानून बनाना, लेजिस्लेशन। विधानपालिका का सबसे प्रमुख कार्य कानून बनाना होता है। यह सुनिश्चित करता है कि समाज में अच्छे और न्यायपूर्ण नियम लागू हों। किसी भी नए कानून को पारित करने के लिए विधानपालिका में बहस होती है और फिर उसे मतदान द्वारा मंजूरी दी जाती है। 2. सरकारी गतिविधियों की निगरानी, ओवरसाइट ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज। विधानपालिका का एक महत्वपूर्ण कार्य है सरकार के कामकाज की निगरानी करना। यह कार्य विशेष रूप से विपक्ष, ऑपोजिशन द्वारा किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से कर रही है। इसके लिए संसद में प्रश्नोत्तरी सत्र होते हैं जहां विपक्षी नेता और सदस्य सरकार से सवाल पूछते हैं। 3. बजट पारित करना, पासिंग द बजट। विधानपालिका सरकार के बजट को पारित करती है, जो ये निर्धारित करता है कि राज्य के संसाधनों का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा। बजट में राजस्व और व्यय की योजनाएं शामिल होती है। बजट पारित करने से पहले उसे समीक्षा और चर्चा की जाती है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि धन का उचित उपयोग हो। 4. लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व, डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन। विधानपालिका लोगों के प्रतिनिधियों से बनी होती है, जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार जनता के हितों और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है। 5. संविधान की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। विधानपालिका का यह कर्तव्य है कि यह सुनिश्चित करे कि कोई भी कानून संविधान के विपरीत न हो। अगर किसी कानून का संविधान से टकराव हो तो विधानपालिका उसे निरस्त कर सकती है या सुधार सकती है। विधानपालिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लेजिस्लेचर। भारत में विधानपालिका 2 सदनीय, बाइकैमरल है, यानी इसमें 2 सदन होते हैं। 1. लोकसभा, लोकसभा, निचला सदन, लोअर हाउस। 2. राज्यसभा, राज्यसभा, उच्च सदन, अपर हाउस। 1. लोकसभा, लोकसभा। लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है और इसमें सांसदों की संख्या अधिक होती है। लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष चुनावों द्वारा चुने जाते हैं, जो हर 5 साल में होते हैं। ये लोकतंत्र का प्राथमिक प्रतिनिधि सदन है, क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा का प्रमुख कार्य कानून बनाना और सरकारी कामकाज पर निगरानी रखना होता है। सदस्यों की संख्या, लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं। समय, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उसके बाद पुनः चुनाव होते हैं। प्रमुख कार्य, लोकसभा का प्रमुख कार्य सरकार के प्रस्तावों को मंजूरी देना, बजट पास करना और नए कानूनों को पारित करना होता है। 2. राज्यसभा, राज्यसभा। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष चुनावों के माध्यम से चुने जाते हैं। राज्यसभा में विशेष रूप से उन लोगों को जगह दी जाती है जो राजनीति, समाज और व्यापार के विशेषज्ञ होते हैं। राज्यसभा में बहुमत प्राप्त करने के लिए लोकसभा से अधिक समय लगता है, क्योंकि इसमें कुछ सदस्य जीवनकाल के लिए नियुक्त होते हैं। सदस्यों की संख्या, राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। समय, राज्यसभा का कार्यकाल स्थायी होता है, यानी कोई भी सदस्य स्थायी रूप से सेवा में रह सकता है। केवल हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। प्रमुख कार्य, राज्यसभा का कार्य है लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों की समीक्षा करना और उन पर विचार करना। राज्यसभा में लोकसभा के प्रस्तावों को मंजूरी देने के अलावा इसमें विभिन्न मुद्दों पर गंभीर बहस की जाती है। विधानपालिका की शक्तियां, पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। विधानपालिका के पास कई शक्तियां होती है, जिनका उद्देश्य शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना होता है। 1. कानून बनाने की शक्ति। विधानपालिका के पास अधिकार होता है कि वो नए कानून बनाए, पुराने कानूनों में संशोधन करे और मौजूदा कानूनों को समाप्त कर सके।
2. बजट पारित करने की शक्ति। ये अंग सरकारी खर्च और आय के बारे में निर्णय लेने का अधिकार रखता है। 3. संसद के इंक्वायरी पावर। यदि किसी सरकारी योजना या कार्रवाई पर सवाल उठाए जाते हैं तो विधान पालिका इन पर जांच कर सकती है और संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांग सकती है। 4. प्रतिनिधियों की नियुक्ति और चुनाव। संसद के सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि को नियुक्त और चुनाव कर सकती है। विधान पालिका की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ लेजिस्लेचर। 1. निर्वाचन प्रक्रिया पर निर्भरता। चूंकि सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं, उनके कार्यों और नीतियों को जनता की इच्छाओं के अनुरूप होना चाहिए। कभी कभी चुनावी राजनीति के कारण सही फैसले नहीं हो पाते हैं। 2. कार्यपालिका का दबाव। कार्यपालिका जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री पर दबाव डाला जा सकता है और ये उनके निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। 3. संविधान की सीमाएं। विधान पालिका जो भी कानून बनाती है उन्हें संविधान के अनुरूप होना चाहिए। अगर यह संविधान के खिलाफ हो तो न्यायपालिका उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। विधान पालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कानून बनाती है, सरकारी कार्यों की निगरानी करती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। ये लोकतंत्र की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि ये जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनता के हितों को संरक्षित करती है। लोकतांत्रिक देशों में विधान पालिका का काम केवल सत्ता के विकेंद्रीयकरण तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये राज्य की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक नीतियों का निर्माण और निगरानी भी करती है। कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका वह अंग है जो बनाए गए कानूनों और नीतियों को लागू करता है। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके मंत्री शामिल होते हैं। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्री कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं। कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानूनों का क्रियान्वयन करता है, सरकारी नीतियों को लागू करता है और देश की शासन व्यवस्था को चलाता है। कार्यपालिका का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि बनाए गए कानून और योजनाओं का सही तरीके से पालन हो और नागरिकों को प्रभावी शासन और सेवाएं मिल सकें। ये सरकार का वह अंग है जो जनता के लिए विभिन्न प्रशासनिक कार्यों को अंजाम देता है। कार्यपालिका के प्रमुख कार्य, फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। 1. कानूनों का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य कानूनों का पालन सुनिश्चित करना है। ये कानून विधान पालिका द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन कार्यपालिका उन्हें लागू करती है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई नया कर कानून लागू होता है तो ये कार्यपालिका का काम होता है कि वह इसे लागू करने के लिए प्रशासनिक उपायों को सुनिश्चित करे। 2. प्रशासनिक निर्णय लेना, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग। कार्यपालिका के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों और नीतियों का निर्धारण करना आता है। सरकार की नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम कार्यपालिका द्वारा तैयार किए जाते हैं। इसमें विभिन्न विभागों के फैसले जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात आदि के प्रशासनिक निर्णय शामिल होते हैं। 3. सार्वजनिक सेवाएं, पब्लिक सर्विसेज। कार्यपालिका ये सुनिश्चित करती है कि नागरिकों को उनकी बुनियादी सेवाएं जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, सड़कों की देखभाल आदि समय पर और प्रभावी ढंग से मिले। ये कार्य नगर पालिका, राज्य और केंद्रीय स्तर पर विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा किया जाता है। 4. रक्षा और सुरक्षा, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। कार्यपालिका का ये कार्य है कि वो राज्य की सुरक्षा और रक्षा सुनिश्चित करे। इसमें सेना, पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों का प्रबंधन करना और देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए योजनाएं बनाना शामिल है। 5. राजस्व और बजट का प्रबंधन, रेवेन्यू एंड बजट मैनेजमेंट। कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण कार्य सरकारी बजट को बनाना और उसे लागू करना है। यह बजट का निर्धारण करता है ताकि सरकारी खर्चे जैसे कि विकास योजनाएं और प्रशासनिक खर्च उचित तरीके से वितरित किए जा सकें। इसके अलावा
ये भी सुनिश्चित करता है कि कर संग्रहण ठीक से हो। 6. विदेश नीति फॉरेन पॉलिसी कार्यपालिका का एक प्रमुख कार्य विदेश नीति तैयार करना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाए रखना है। ये नीति देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और कूटनीतिक संबंधों को प्रभावित करती है। 7. आपातकालीन प्रबंधन क्राइसिस मैनेजमेंट जब कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है, जैसे प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध या आर्थिक संकट, तो कार्यपालिका इसका समाधान ढूंढने के लिए त्वरित निर्णय लेती है और जरूरी कार्रवाई करती है। कार्यपालिका के अंग ऑर्गन्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। भारत में कार्यपालिका के प्रमुख अंग हैं। 1. राष्ट्रपति प्रेसिडेंट भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। वो राज्य का प्रमुख होता है और संसद द्वारा पारित किए गए सभी कानूनों को मंजूरी देता है। राष्ट्रपति के पास विभिन्न शक्तियां होती हैं, जैसे कि आपातकाल की घोषणा करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना और विभिन्न सरकारी नीतियों को अनुमोदित करना। हालांकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास होती है। 2. प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख होता है और देश की सरकार का संचालन करता है। वो भारत सरकार के मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है और विभिन्न नीतिगत निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति करता है। 3. मंत्रिमंडल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्रिमंडल में विभिन्न मंत्री होते हैं, जिनमें केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्री शामिल होते हैं। मंत्री सरकारी विभागों का प्रबंधन करते हैं और उनके द्वारा निर्धारित नीतियों का कार्यान्वयन करते हैं। 4. राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार भी कार्यपालिका का हिस्सा होती है और राज्य स्तर पर प्रशासन की जिम्मेदारी निभाती है। प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री होता है, जो राज्य सरकार का प्रमुख होता है। राज्य सरकार भी कार्यपालिका के रूप में अपने अपने क्षेत्रों में निर्णय लेने और नीतियां लागू करने का कार्य करती है। 5. संबंधित सरकारी अधिकारी सिविल सर्वेंट्स। प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर कार्यपालिका के संचालन में ब्यूरोक्रेट्स और सरकारी अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अधिकारी जैसे IAS, IS, IPS, IPS और IFS, IFS प्रशासनिक कार्यों के क्रियान्वयन में मदद करते हैं और सरकारी योजनाओं को लागू करते हैं। कार्यपालिका की विशेषताएं फीचर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। 1. प्रारंभिक निर्णय इनिशिएशन ऑफ पॉलिसी। कार्यपालिका नीति बनाने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाती है। ये अपने दृष्टिकोण से सरकार की नीति निर्धारित करती है और फिर उसे लागू करने के लिए जिम्मेदार होती है। 2. निष्पक्षता और तटस्थता न्यूट्रलिटी एंड इम्पार्शियलिटी। कार्यपालिका को एक तटस्थ और निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए ताकि कोई भी सरकारी निर्णय या नीति पक्षपाती न हो। कार्यपालिका के निर्णयों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। 3. निर्णय का कार्यान्वयन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन। कार्यपालिका द्वारा लिए गए निर्णयों को प्रभावी रूप से लागू करने का कार्य मंत्रालय और उनके अधिकारियों का होता है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार द्वारा तय की गई योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो। 4. संसदीय उत्तरदायित्व पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी। कार्यपालिका को संसद के प्रति जिम्मेदार होना पड़ता है। सरकार को समय समय पर संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है और उसमें अपने कार्यों का जवाब देना होता है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। 5. कानूनी अधिकारिता लीगल अथॉरिटी। कार्यपालिका को देश के कानूनों के अनुसार कार्य करने की शक्ति होती है। ये निर्णय लेने और सरकारी कार्यों को लागू करने के लिए संविधान द्वारा निर्धारित शक्तियों का प्रयोग करती है। कार्यपालिका के लाभ बेनिफिट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। 1. कानूनों का सही क्रियान्वयन। कार्यपालिका कानूनों और नीतियों को सही तरीके से लागू करने का कार्य करती है, जिससे समाज में व्यवस्था बनी रहती है। 2. प्रशासनिक निर्णयों का निष्पक्ष क्रियान्वयन। कार्यपालिका द्वारा लिए गए निर्णय न केवल वैध होते हैं, बल्कि वे प्रभावी रूप से लागू होते हैं, जिससे जनहित में सुधार होता है। 3.
आपातकालीन स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया। जब भी कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है, कार्यपालिका त्वरित निर्णय लेकर उसे हल करने के प्रयास करती है। 4. सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन। कार्यपालिका सरकार की नीतियों और योजनाओं को लागू करने के लिए जिम्मेदार होती है, जिससे विकास कार्यों का सही दिशा में क्रियान्वयन होता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। कार्यपालिका शासन का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो न केवल कानूनों को लागू करता है, बल्कि सरकारी नीतियों और योजनाओं को भी जनहित में क्रियान्वित करता है। कार्यपालिका की कार्यप्रणाली एक देश के समग्र प्रशासन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये नागरिकों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करती है, देश की सुरक्षा सुनिश्चित करती है और विकास कार्यों को साकार करती है। न्यायपालिका, जुडिशरी न्यायपालिका का कार्य ये सुनिश्चित करना है कि सरकार द्वारा बनाए गए कानून और नीतियां संविधान के अनुरूप है और ये नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अन्य निचली अदालतें इस अंग का हिस्सा होती है। न्यायपालिका, जुडिशरी। न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जो कानूनों की व्याख्या, न्याय का वितरण और संविधान की रक्षा करता है। ये अंग किसी भी विवाद या अपराध के मामले में न्याय प्रदान करने का कार्य करता है और सुनिश्चित करता है कि नागरिकों को न्याय मिलता है। न्यायपालिका के माध्यम से राज्य की संवैधानिक व्यवस्था और कानूनों का पालन किया जाता है और ये शक्ति की अलग अलग शाखाओं में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। न्यायपालिका का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी राज्य, समाज या सरकार द्वारा नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन न हो, और यदि ऐसा होता है तो न्यायपालिका उन्हें सही रूप से न्याय दिलाती है। न्यायपालिका के कार्य, फंक्शंस ऑफ जुडिशरी। 1. कानून की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य कानूनों की व्याख्या करना है। ये न्यायालय ये निर्धारित करता है कि कोई कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं। इसके माध्यम से कानूनों की सही व्याख्या सुनिश्चित की जाती है ताकि विभिन्न विवादों का समाधान किया जा सके। 2. न्याय का वितरण, डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। न्यायपालिका का एक प्रमुख कार्य है कि वो नागरिकों को न्याय प्रदान करे। ये कार्य अदालतों द्वारा किया जाता है, जहां पर विभिन्न प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाता है, जैसे कि सिविल केस, फौजदारी मामले, संवैधानिक मामलों आदि। 3. संविधान की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। न्यायपालिका का एक अहम कार्य संविधान की रक्षा करना होता है। ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी विधेयक, कानून या सरकार का कार्य संविधान के खिलाफ न हो। न्यायपालिका के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी भी असंवैधानिक कानून को रद्द कर सकती है। 4. मूलभूत अधिकारों की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। संविधान ने नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार प्रदान किए हैं, जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता आदि। न्यायपालिका का कार्य इन अधिकारों की रक्षा करना और ये सुनिश्चित करना होता है कि सरकार इन अधिकारों का उल्लंघन न करे। 5. सामाजिक न्याय की व्यवस्था, सोशल जस्टिस। न्यायपालिका ये सुनिश्चित करती है कि समाज में सभी वर्गों को समान न्याय मिले, विशेष रूप से वंचित, गरीब और पिछड़े वर्गों को। अदालतें समाज के अन्याय, भेदभाव और असमानताओं को दूर करने के लिए विभिन्न फैसले देती है। 6. समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। न्यायपालिका के पास समीक्षा का अधिकार होता है। ये अधिकार न्यायपालिका को ये शक्ति देता है कि वह विधायिका, लेजिस्लेचर और कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव द्वारा किए गए निर्णयों की समीक्षा कर सके और ये सुनिश्चित कर सके कि वे संविधान के अनुसार हैं या नहीं। 7. विवादों का समाधान, रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। न्यायपालिका का कार्य विभिन्न प्रकार के विवादों का समाधान करना है, चाहे वो सरकारी हो, व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक हो। अदालतों में मुकदमों का निपटारा किया जाता है और न्याय के आधार पर फैसले दिए जाते हैं। 8. कानून की व्याख्या और विस्तार, इंटरप्रिटेशन एंड एक्सपांशन ऑफ लॉज। न्यायपालिका समय समय पर नए कानूनों और उनके प्रभाव को लेकर अपने फैसले देती है,
जिससे कानूनों की व्याख्या और दायरा बढ़ता है। न्यायपालिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। भारत में न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड के रूप में होती है, जिसमें शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, और फिर नीचे उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट्स, और जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। 1. उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। ये न्यायपालिका का सर्वोच्च अंग है और इसके फैसले अंतिम होते हैं। इसका मुख्य कार्य संविधान की रक्षा, न्याय का वितरण और अन्य उच्च न्यायिक कार्यों का निपटारा करना है। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 34 अन्य न्यायाधीश होते हैं। 2 उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट्स। हर राज्य या संघ शासी क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय राज्य की न्यायिक प्रणाली का मुख्य अंग होता है। यह राज्य स्तर पर उच्च न्यायिक मामलों का निपटारा करता है और अपने क्षेत्र के विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिए गए फैसलों की समीक्षा करता है। 3. जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। जिला न्यायालय देश के प्रत्येक जिले में स्थित होते हैं। ये न्यायालय मुख्य रूप से सिविल और फौजदारी मामलों का निपटारा करते हैं। इसके अलावा छोटे मोटे मामलों का समाधान भी जिला न्यायालयों में होता है। 4. निचली अदालतें, लोअर कोर्ट्स। जिला न्यायालयों के तहत विभिन्न निचली अदालतें होती हैं, जैसे कि मजिस्ट्रेट कोर्ट, सिविल कोर्ट, परिवार कोर्ट आदि। इन अदालतों में दैनिक कार्यवाही होती है और इनमें छोटे मोटे विवादों का समाधान किया जाता है। न्यायपालिका की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ जुडिशरी। 1. स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस। न्यायपालिका का सबसे महत्वपूर्ण गुण है स्वतंत्रता। इसे किसी अन्य अंग से दबाव या हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। न्यायाधीश अपने फैसले स्वतंत्र रूप से संविधान और कानून के आधार पर लेते हैं। 2. समानता, इक्वालिटी। न्यायपालिका सभी व्यक्तियों के प्रति समान होती है। यहां किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिलता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर, उच्च जाति का हो या निम्न जाति का। 3. न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म। न्यायपालिका का कार्य केवल मुकदमों का निपटारा करना नहीं है, बल्कि कभी कभी ये समाज के हित में सक्रिय रूप से पहल करती है। न्यायालय सामाजिक सुधार के मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकता है और सरकार को निर्देश दे सकता है। 4. न्यायिक निष्पक्षता, जुडिशियल इम्पार्शियलिटी। न्यायपालिका पूरी तरह से निष्पक्ष होती है और किसी भी पक्ष के प्रति पक्षपाती नहीं होती। अदालतें केवल तथ्यों और कानूनों पर आधारित अपने निर्णय देती है। 5. कानूनी अधिकारिता, लीगल अथॉरिटी। न्यायपालिका के पास ये अधिकार होता है कि वह कानूनों का पालन कराए और किसी भी अवैध कार्य को रोके। इसके पास कानूनों को रद्द करने, आदेश देने और अन्य कानूनी कार्यों को करने का अधिकार है। न्यायपालिका के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ जुडिशरी। 1. न्याय का वितरण। न्यायपालिका के माध्यम से नागरिकों को उनके अधिकार मिलते हैं। ये प्रणाली सभी के लिए समान और त्वरित न्याय सुनिश्चित करती है। 2. संविधान की रक्षा। न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करती है। ये संविधान से जुड़े मुद्दों पर अंतिम निर्णय देती है और इसे संरक्षित करती है। 3. समानता सुनिश्चित करना। ये सुनिश्चित करती है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले और कोई भी व्यक्ति या समूह कानून से ऊपर न हो। 4. सामाजिक न्याय का संस्थापन। न्यायपालिका वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा करती है और समाज में समानता सुनिश्चित करती है। 5. सरकारी ताकत का नियंत्रण। न्यायपालिका सरकार की नीतियों और निर्णयों की समीक्षा कर सकती है ताकि कोई भी निर्णय संविधान या नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन न करे। निष्कर्ष, कंक्लूजन। न्यायपालिका लोकतांत्रिक शासन का एक अभिन्न हिस्सा है और इसका कार्य केवल विवादों का समाधान करना नहीं है, बल्कि ये समाज में न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए भी कार्य करती है। ये संविधान और कानूनों के अनुसार कार्य करती है और समाज में शांति और न्याय बनाए रखती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता
और निष्कलंक न्याय वितरण प्रणाली लोकतंत्र को मजबूत बनाती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। इन 3 अंगों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है ताकि लोकतंत्र सही तरीके से काम कर सके और किसी एक अंग को ज्यादा शक्ति न मिले। 6. सरकार का कार्यभार और उत्तरदायित्व। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और उसे जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। यदि सरकार अपने कार्यों में सही नहीं होती या वो जनता के अधिकारों का उल्लंघन करती है तो विपक्ष द्वारा उसे चुनौती दी जा सकती है। इसके अलावा मतदाता के पास ये अधिकार होता है कि वह चुनावों में अपनी आवाज उठाकर सरकार को बदल सकता है। इसके अलावा मीडिया, सामाजिक संगठन और नागरिक समाज भी सरकार की जिम्मेदारी और कार्यों पर निगरानी रखते हैं। यही लोकतंत्र की विशेषता है कि इसमें सरकार के प्रति पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाती है। सरकार का कार्यभार और उत्तरदायित्व, गवर्नमेंट्स फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सरकार का कार्यभार और उत्तरदायित्व बहुत व्यापक होते हैं क्योंकि ये समाज की समृद्धि, सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होती है। सरकार न केवल कानून बनाती है बल्कि उनका पालन करने, प्रशासनिक निर्णय लेने और नागरिकों के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने का कार्य भी करती है। ये न केवल देश के भीतर बल्कि विदेशों में भी देश के रिश्तों और नीतियों को संभालने के लिए जिम्मेदार होती है। सरकार का कार्यभार, फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के विभिन्न कार्य विभिन्न विभागों और अंगों द्वारा संचालित होते हैं, जिनमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शामिल है। प्रत्येक अंग का कार्य इस प्रकार है। 1. कानून बनाना, लेजिस्लेशन। सरकार का पहला कार्य समाज के लिए नियम और कानून बनाना होता है। इसके तहत सरकार संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करती हुई नई नीतियां और कानून बनाती है। इन कानूनों का उद्देश्य समाज में व्यवस्था बनाए रखना, लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और सरकारी कार्यों को नियंत्रित करना होता है। 2. कानूनों का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। सरकार का दूसरा कार्य ये सुनिश्चित करना है कि बनाए गए कानून सही तरीके से लागू हों। ये कार्य कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका सरकार की नीतियों और योजनाओं को क्रियान्वित करने में मदद करती है और ये सुनिश्चित करती है कि नागरिकों को उनके अधिकार मिल रहे हैं और कानूनों का पालन हो रहा है। 3. सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना, प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज। सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्य नागरिकों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करना है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, सड़कें, परिवहन आदि। ये कार्य विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा किया जाता है। सरकार को ये सुनिश्चित करना होता है कि सभी नागरिकों को ये सेवाएं समान रूप से मिले। 4. राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी। सरकार को देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्यभार होता है। ये कार्य रक्षा मंत्रालय, पुलिस विभाग और सुरक्षा बलों के द्वारा किया जाता है। सरकार को ये सुनिश्चित करना होता है कि देश की सीमाएं सुरक्षित रहें और आंतरिक सुरक्षा की स्थिति भी सही हो। 5. आर्थिक प्रबंधन, इकोनॉमिक मैनेजमेंट। सरकार को देश की अर्थव्यवस्था का प्रबंधन करना होता है। इसके अंतर्गत करों का संग्रहण, बजट तैयार करना, वित्तीय नीतियां बनाना और विकास योजनाएं लागू करना शामिल है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि आर्थिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग हो और समाज में आर्थिक असमानता कम हो। 6. विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी। सरकार का कार्य यह भी है कि वो अन्य देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखे। इसके लिए सरकार विदेश नीति तैयार करती है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए कूटनीतिक प्रयास करती है। इसमें व्यापार, सुरक्षा और सांस्कृतिक रिश्ते शामिल होते हैं। 7. सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर। सरकार का कार्य समाज में वंचित वर्गों की मदद करना भी है। इसके अंतर्गत गरीबों के लिए योजनाएं, स्वास्थ्य योजनाएं, शिक्षा योजनाएं, आवास योजनाएं और नौकरी के अवसर प्रदान करना शामिल है। इसका उद्देश्य ये है कि समाज में समानता बढ़े और हर नागरिक को एक समान अवसर मिले।
सरकार का उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट। सरकार का उत्तरदायित्व नागरिकों के प्रति है और उसे ये सुनिश्चित करना होता है कि देश की प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावी रूप से काम करे। सरकार के उत्तरदायित्वों में निम्नलिखित प्रमुख बिंदु शामिल हैं। 1. नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स राइट्स। सरकार का प्रमुख उत्तरदायित्व यह है कि वह अपने नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करे, जैसे स्वतंत्रता, समानता, अधिकारों की सुरक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता आदि। सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि कोई भी नागरिक अपनी जाति, धर्म, लिंग या अन्य भेदभाव के आधार पर असमानता का शिकार न हो। 2. न्याय का वितरण, डिलीवरी ऑफ जस्टिस। सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि नागरिकों को समय पर और निष्पक्ष न्याय मिले। ये न्यायपालिका के माध्यम से संभव होता है, जो कानूनी विवादों और अपराधों के मामलों में फैसले देती है। सरकार का उत्तरदायित्व है कि वो न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर दे और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे। 3. समानता और समावेशिता, इक्वालिटी एंड इंक्लूसिविटी। सरकार का उत्तरदायित्व ये है कि वो समाज में समानता सुनिश्चित करे। ये सुनिश्चित करना कि हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर मिले। समाज में असमानता और भेदभाव को खत्म करना सरकार की जिम्मेदारी है। ये खासकर वंचित वर्गों, दलितों और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण है। 4. सार्वजनिक हित के लिए निर्णय लेना, मेकिंग डिसीजंस इन पब्लिक इंटरेस्ट। सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि वो सार्वजनिक हित में फैसले ले। इसका मतलब है कि सरकार को आम जनता की भलाई के लिए योजनाएं बनानी चाहिए, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से संबंधित योजनाएं, और उसे लागू करना चाहिए ताकि समाज में समृद्धि और विकास हो। 5. विकासात्मक कार्य, डेवलपमेंटल वर्क। सरकार का यह भी उत्तरदायित्व है कि वो देश और राज्य के लिए विकासात्मक कार्य करे। इसमें सड़कें बनाना, विकास परियोजनाएं लागू करना, नए उद्योग लगाना, कृषि सुधार योजनाएं और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास शामिल है। 6. संविधान का पालन, अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार का एक प्रमुख उत्तरदायित्व यह है कि वो संविधान का पालन करे और उसे लागू करे। ये कार्य विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका मिलकर करती है। संविधान के तहत दिए गए नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और सरकार के कार्यों को संविधान के अनुरूप रखना सरकार की मुख्य जिम्मेदारी है। 7. सार्वजनिक धन का सही उपयोग, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स। सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि जनता के टैक्स द्वारा एकत्रित धन का उपयोग सही और पारदर्शी तरीके से किया जाए। ये धन विकास कार्यों में खर्च किया जाना चाहिए और ये सुनिश्चित करना कि कोई भी सरकारी कार्य भ्रष्टाचार या गलत तरीके से न हो। 8. आपातकालीन प्रबंधन, क्राइसिस मैनेजमेंट। सरकार का उत्तरदायित्व है कि वो आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित निर्णय ले और जनसंख्या की सुरक्षा सुनिश्चित करे। चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, युद्ध हो या कोई और संकट, सरकार को इन स्थितियों में नागरिकों की सुरक्षा और राहत कार्यों का संचालन करना होता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। सरकार का कार्यभार और उत्तरदायित्व बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इससे सीधे तौर पर नागरिकों की जीवन शैली, उनके अधिकारों और समाज की समृद्धि पर असर पड़ता है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि वह अपने कार्यों और निर्णयों के माध्यम से एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करे। इसके लिए नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, विकासात्मक कार्यों का संचालन और न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है। सरकार कहां से आती है? इस अध्याय का उद्देश्य ये बताना था कि सरकार का गठन नागरिकों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से होता है, जो चुनावों के माध्यम से जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकतंत्र में सरकार का काम न केवल कानून बनाना और नीतियां तय करना है, बल्कि समाज में न्याय, समानता और समृद्धि को सुनिश्चित करना भी है। इस प्रक्रिया के माध्यम से सरकार
समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए काम करती है और समाज की समस्याओं को हल करने के लिए कार्य करती है। लोकतंत्र में सरकार का गठन नागरिकों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से होता है, जो समाज की जरूरतों को समझते हैं और उन पर काम करते हैं। तो दोस्तों, आपने जाना कि किस तरह से केंद्र और बिहार सरकार का गठन होता है और गठबंधन राजनीति की इसमें क्या भूमिका है। आपके अनुसार बिहार में गठबंधन सरकारें स्थिर विकास में कितनी प्रभावी रही हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर संदीप सिंह को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको नए एपिसोड्स की जानकारी मिलती रहे।